बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपके सिलेबस में टेंजिबल का सिर्फ नाम है, आपके सिलेबस में टेंजिबल का सिर्फ इनटेंजिबल का सिर्फ नाम है। अब होता क्या है कि जब एक रैंडम बच्चे से क्वेश्चनिंग करके बंदा एमसीक्यूज बनाए और बच्चों की बातों को लेकर एमसीक्यूज बना के बच्चों को फिर आगे दे दिए जाएं, तो इनसे होता क्या है कि आपके पास एग्जैक्ट नॉलेज नहीं होता कि पेपर में क्या आ रहा है और उसके बाद आप बच्चों को बता क्या रहे हो। अब होता यह है कि मार्केट के कुछ एमसीक्यूज ग्रुप्स में रोटेट करते हैं और उन एमसीक्यूज में इंटेंजिबल की वो पीक दिखाई जाती है जो FAR2 के बच्चे को भी नहीं पता होती। FAR2 का बच्चा भी पूरा इंटेंजिबल का चैप्टर पढ़ता है, फिर जाके उसे ये बात पता लगती है कि तो इस तरह का कोई भी एमसीक्यूज जो आप देखें और आपको लगे कि यार ये बात हमारी बुक से बिल्कुल ही आउट हो रही है, तो आपने समझ जाना है कि ये वाली बात इसमें इंक्लूडेड नहीं है, फ़ौरन से समझ जाना है। तो ऐसे एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी नहीं करनी। टेंजिबल और नॉन टेंजिबल, इससे रिलेटेड नाम भी बहुत कम टेस्ट होते हैं। लाइसेंस हो गया, पेटेंट हो गया, कॉपीराइट, से सारे आपको पता है, इससे ज़्यादा बात नहीं आएगी। ये भी डेप्रिशिएबल नॉन डेप्रिशिएबल होते हैं, लेकिन हम उन्हें इसकी डेप्रिसिएशन को अमोर्टाइजेशन कहते हैं, बस इतना काफ़ी है। यहाँ पे हमारे पास सीन है नॉन डेप्रिशिएबल भी हैं और डेप्रिशिएबल भी हैं। अब मसला ये है कि यहाँ से जो वर्ड हमें मिला पहला डेप्रिशिएबल का, यहीं से हम अपना काम कहते हैं कि डेप्रिसिएशन क्या है। एक डेप्रिसिएशन की है ऑफिशियल डेफिनेशन जो IS 16 ने दी है। आपका जो आप स्टैंडर्ड पढ़ रहे हो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये क्या है? IS 16। पुराने ज़माने के स्टैंडर्ड्स IFRS और हमारे स्टैंडर्ड्स IAS। अब IAS जो है वो कहता है कि इसकी जो टिपिकल डेफिनेशन जो हमारी बुक में इंक्लूडेड है, अभी मैं उसकी बात नहीं कर रहा। स्टैंडर्ड के अलावा बात सिंपल सी ये है कि ओवर द ईयर्स आपके एसिड की वैल्यू में कमी आ जाना, ये डेप्रिसिएशन है। ओवर द ईयर्स आपके एसिड की वैल्यू में कमी आ जाना डेप्रिसिएशन है। अब इस डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करने के कुछ तरीके हैं। सबसे पहले तो डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस है। अगर एक एक्सपेंस है तो इसके लिए हम एक्सपेंस डेबिट करते हैं, लेकिन कैश क्रेडिट नहीं करते। तो ये कौन सा एक्सपेंस है? नॉन कैश एक्सपेंस है। होता क्या है, चूंकि डेप्रिसिएशन ने एसिड की वैल्यू को कम करना है, तो ये पहला वो टॉपिक है जो आपके पास यहां पे आता है कि ओवर द ईयर्स, और आज मैं वो वाली बात भी आपको क्लियर करता हूं, फॉर द ईयर और एज ऑन वाली भी। फॉर द ईयर होगा कि एक साल के अंदर इसने कितना कम किया, और एज ऑन होगा कि जिस डेट पे खड़े हो शुरू से लेके तब तक कितना कितना कम करता आया। तो इसकी दो एंट्रीज हो सकती हैं, एक तो ये एसेट अकाउंट को डायरेक्ट क्रेडिट कर दे, और एक हर साल की एक्यूमुलेट होती रहे, हर साल के एक्सपेंस एक्यूमुलेट होता रहे और एक ही दफा माइनस कर दें। सो डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। अब ये जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। डेप्रिसिएशन डेबिट और एसेट क्रेडिट। एसिड को क्रेडिट कर दिया। आपने एक बात याद रखनी है, चाहे आप ये वाला मेथड ले लो चाहे आप ये वाला मेथड ले लो, जब आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाओगे तो जो कैरिंग वैल्यू यूज कर रहे होगे वो सेम होगी, कैरिंग वैल्यू सेम होगी, प्रॉफिट पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, आपके एसिड्स की जो वैल्यू है उस पर कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। ये बात याद रखनी है, क्योंकि अगर मैं आपको सिंपल बात करूं, 1000 रुपए का एसिड था, 10% डेप्रिसिएशन रेट था, एसिड अकाउंट बनाएंगे, 1000 रुपए का एसिड था, कॉस्ट सेम रहती होती है, तो BD 1000 CD 1000, साथ ही इसके मैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाऊंगा। आपने कहना इसके पास इतना बोर्ड है क्यों नहीं लिख रहा, मैंने पूरा भरना है, टेंशन ना लो। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, BD नहीं है, मैंने इसके ऊपर परसेंटेज लगाई, डेप्रिसिएशन आ गया,
100 रुपये, यहाँ पे CD आ गया 100 रुपये। जब मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिपोर्ट करने लगा 1000 में से 100 माइनस करके मेरी WDV कितनी आ गई 900 रुपये। और इसमें सिंपल सी बात यह है कि चूंकि आपने एसिड को डायरेक्ट क्रेडिट करना है तो आपने यहाँ पे 1000 और यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज करके एसिड क्रेडिट कर दिया तो CD यहीं से 900 आ जाएगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यहाँ पे नहीं बनती। एसिड की वैल्यू ओवर द ईयर्स कैरिंग वैल्यू सेम रहती है दोनों अंदाजों से, ये हम FAR 1 में करेंगे। अभी नहीं, अभी इसी को लेके चलते हैं। अब डेप्रिसिएशन की कुछ बातें हैं। डेप्रिसिएशन के लिए मैंने लफ्ज यूज किया था अनसर्टेन लायबिलिटी होती है, मतलब कोई भी एक्सपेंस हो वो लायबिलिटी तो बन सकता है लेकिन यहाँ पे इसे एसिड कंसीडर नहीं करना। तो अगर इसे चैप्टर 4 के साथ रिलेट करेगा तो आपने लायबिलिटी वाली आइटम पिक करनी है। डेप्रिसिएशन, बाकी सारी स्टोरी सिंपल है, डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन जो है वो मेन इंपॉर्टेंट है। और देखना आज ये है कि उसने इसकी कैलकुलेशन में से हमें कैसा MCQs टेस्ट करना है, बस ये देखना है। स्ट्रेट लाइन मेथड या कॉस्ट मेथड। डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन के लिए फॉर्मूला दो यूज हो सकते हैं, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर यूजफुल लाइफ। इस रेट की दो बातें हो सकती हैं, इफ रेजिडुअल वैल्यू not given आपको कुछ MCQs दिखेंगे, आपने अपना कॉन्सेप्ट ख़राब नहीं करना। अगर क्वेश्चन में रेजिडुअल वैल्यू दी हुई है और उसने डेप्रिसिएशन का रेट पूछ लिया तो फिर इस फॉर्मूले की तरफ जाके रेट कैलकुलेट करके देना है, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे फॉर्मूला में छोड़ के चला गया कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर यूजफुल लाइफ। हमारी 5-7 मिनट की डिस्कशन है इस पर। अब आपने सोचना यहाँ पे 5-7 मिनट की डिस्कशन का है क्या, आ जाओ देखते हैं। इस फॉर्मूले में 3 चीज़ें नज़र आ रही हैं, आपको आ रही हैं, एक कॉस्ट आ रही है, एक रेजिडुअल वैल्यू आ रही है और एक यूजफुल लाइफ आ रही है। इसमें से सिर्फ एक हकीकत है, इसमें से सिर्फ एक हकीकत है जिसका नाम कॉस्ट है। रेजिडुअल वैल्यू और यूजफुल लाइफ अंदाजे हैं, रेजिडुअल वैल्यू और यूजफुल लाइफ अंदाजे हैं। रेजिडुअल वैल्यू क्या होती है? रेजिडुअल वैल्यू ये है, मैंने इस एसिड को खरीदा, मैंने इस एसिड को खरीदा, अब मैं इसकी रेजिडुअल वैल्यू जानना चाह रहा हूँ कि इसकी रेजिडुअल वैल्यू कितनी है, इस एसी की रेजिडुअल वैल्यू कितनी है। मैंने एज्यूम किया कि मैं इसे अपने बिजनेस में 5 साल के लिए यूज़ करूँगा, मैंने एज्यूम किया कि मैं इसे अपने बिजनेस में 5 साल के लिए यूज़ करूँगा। तो इसकी रेजिडुअल वैल्यू को देखने के लिए मुझे इसी तरह का एक और एसिड चाहिए जो मैंने 5 साल पहले खरीदा था और 5 साल बाद आज जाके मैं उसे अगर मार्केट में बेचूं तो जो वैल्यू मुझे मिलेगी वो इसकी रेजिडुअल वैल्यू होगी। तो रेजिडुअल वैल्यू एक अंदाजा, मेरा अंदाजा, तो हकीकत क्या है? रेजिडुअल वैल्यू मेरा अंदाजा, तो हकीकत क्या होगी? चलो होगी, हकीकत होगी सेल प्रोसीड्स। हकीकत क्या होगी? सेल प्रोसीड्स। इस एसिड को मैं मार्केट में जाके 5 साल बाद जब बेचूंगा तो जो पैसे मुझे मिलेंगे उसका नाम होगा सेल प्रोसीड्स। 5 साल बाद जाके जब मैं इसे बेचूंगा तो जो पैसे मुझे मिलेंगे उसका नाम क्या होगा? सेल प्रोसीड्स। वो हकीकत होगी, वो हकीकत के पैसे होंगे, वो इससे मैच नहीं करेंगे। डिफरेंट हो सकते हैं, सेम हो सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन जो सेल प्रोसीड्स होती हैं वो हकीकत होती है और रेजिडुअल वैल्यू एक एस्टीमेट का नाम है।
इसी वजह से एस्टीमेट हम जब चाहें चेंज भी कर सकते हैं और हकीकत चेंज नहीं होती। अब सेल प्रोसीड्स में हम कहां पे सीखेंगे? लेक्चर नंबर 2 FR1 में। अभी सेल प्रोसीड्स की कोई बात नहीं है, तो बताइए क्यों है, ताकि अगर क्वेश्चन में उसने चौथा MCQs का ऑप्शन भी अगर ये दे दिया तो आप लोगों को पता हो कि ये वाली बात क्या होती है और मैंने इसे चूज नहीं करना। यहां तक बात समझ आती है? अब रेजिडुअल वैल्यू की टिपिकल डेफिनेशन जो बुक में दी हुई है उस पर भी उसने यही कहा है, इंग्लिश में जो डेफिनेशन लिखी है उसमें भी उसने यही कहा है कि रेजिडुअल वैल्यू जो होती है वो उस वैल्यू का नाम है कि अगर मैं सेम एसेट जितने साल पहले खरीदा था आज उसे मार्केट में बेचूं तो जो पैसे मिलेंगे वो इस एसेट की रेजिडुअल वैल्यू होगी। इंग्लिश में डेफिनेशन पढ़ लेते हैं ताकि आपकी कंफ्यूजन खत्म हो जाए। वो कहता है पेज नंबर 195 पे, रेजिडुअल वैल्यू इज द एस्टिमेटेड अमाउंट that an entity would currently obtain from the disposal of asset after deducting the estimated costs of disposal. Estimated costs of disposal क्या होती हैं वो बाद में डिस्कशन करेंगे, R1 में डिटेल डिस्कशन करेंगे कि बेचते टाइम भी हमें कुछ खर्चे करना पड़ सकते हैं। अब इस डेफिनेशन में से एक MCQs आ सकता है, वो MCQs कैलकुलेशन से रिलेटेड नहीं होता क्योंकि मैंने एक दफ़ा पेपर में बना के दिया था, पता नहीं शायद इसके रिवीजन टेस्ट में दूँ, मुझे अब याद नहीं है। अब मैंने वो MCQs में क्या किया था कि एसेट की लाइफ, एसेट की कॉस्ट थी 20 साल और रेजिडुअल वैल्यू का ऑप्शन आना था 4 वाला 4 मिलियन का। अब वो किसी कैलकुलेशन से रिलेट नहीं कर रहा, वो सिर्फ इतनी बात से रिलेट कर रहा है कि आपके पास ये वाली डेफिनेशन उसमें लिखी हुई है उसने कि ये जो 4 मिलियन के पैसे हैं ये मुझे आज मिल सकते हैं अगर इसी तरह का एसेट में 5 साल पुराना एसेट आज बेच दूं मार्केट में। तो आपने इस रेजिडुअल वैल्यू की अगर डेफिनेशन कभी टेस्ट होगी तो कैलकुलेशन में बाद में जाना है, पहले अपनी वर्डिंग ढूंढनी है कि आपको वर्डिंग कौन सी चाहिए। ये बात समझ आती है? अब आगे यूजफुल लाइफ। बच्चों दो तरह की लाइफ होती हैं, एक यूजफुल लाइफ, एक इकोनॉमिक लाइफ। इकोनॉमिक लाइफ होती है ये एसेट अपनी पूरी जिंदगी में कितनी देर चल सकता है, और यूजफुल लाइफ होती है मेरा दिल कितना करता है कि मैं इसे चला लूं। लेट से आपने कुछ अरसा पहले र्यूमर सुनी होंगी कि दुबई ने कहा है जी 2025 में जाके मैंने बुर्ज खलीफा पूरा गिरा के दोबारा बनाना है कि मुझे लगता है कि उसके अंदर जो मैंने चीज़ें यूज़ की हैं कंस्ट्रक्शन आइटम्स उनमें से कोई ना कोई चीज़ जो है वो ख़राब हो जाएगी, तो मैं ना इसको नहीं चाह रहा। मैं मिसाल ले रहा हूँ। अब वो 2025 में जाके हालांकि चाहे वो 2040-50 तक चल जाए, लेकिन एक उसकी एक एस्टिमेशन है कि यार मैंने इतना चलाना है बस इसके बाद कर देना है। ये जो एस्टिमेट होता है इसे हम यूजफुल लाइफ कहते हैं। एसेट जब कभी भी डेप्रिशिएट होगा वो अपनी यूजफुल लाइफ के ऊपर डेप्रिशिएट होगा, इकोनॉमिक लाइफ के ऊपर डेप्रिशिएट नहीं होगा। तो अगर आपके पास MCQs की स्टेटमेंट ये आती है कि एसेट डेप्रिशिएट कर दो ओवर इकोनॉमिक लाइफ, तो ये स्टेटमेंट गलत होगी। ठीक है, बच्चे को पेपर में बैठ के एग्जाम स्ट्रेस में ये वाली आखिरी लफ्ज जो इकोनॉमिक का लिखा होता है ये समझ में नहीं आता, तो आपने याद रखना है इकोनॉमिक नहीं लेनी, यूजफुल लाइफ लेनी है। ये बात समझ आ गई? अब आ जाओ इससे आगे एक स्टेप, इस डेप्रिसिएशन रेट के ऊपर। ये दोनों फॉर्मूले ज्यादातर एप्लीकेबल नहीं है MCQs, इसमें ज्यादातर एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन अगर कोई ऐसा MCQs आ गया जिसमें उसने डेप्रिसिएशन रेट मांग लिया। अब देखो ना, एक सेंसिबल बात तो ये है कि आप में से कोई बच्चा भी जिसके पास क्वेश्चन में रेजिडुअल वैल्यू भी होगी और उसके पास यूजफुल लाइफ भी होगी, वो रेट की तरफ जाएगा ही नहीं, वो रेजिडुअल वैल्यू माइनस करेगा, यूजफुल लाइफ पे डिवाइड करेगा, उसके पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ जाएगा। तो यार ये वाली बात है क्यों? असल में अगर उसने क्वेश्चन में ये कह दिया कि डेप्रिसिएशन रेट कैलकुलेट करके दो, फिर ये वाला फॉर्मूला लगा के डेप्रिसिएशन रेट लेके आना है। तो ये बात समझ आती है? और जब आपने डेप्रिसिएशन रेट निकाल लिया तो फिर डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन के लिए डेप्रिसिएशन रेट से निकालना है आपने, फिर कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू और यूजफुल लाइफ नहीं करना। ये बात समझ आती है? अब अगली बात करते हैं, वो न्यू है थोड़ी आपके लिए ताकि आपको भी थोड़ा टच मिल जाए। बच्चों आपने इकोनॉमिक्स में ग्राफ पढ़े थे? मैं यहां पे ग्राफ बना रहा हूं, देखो क्या मैं इस लाइन के ऊपर लिख दूं कॉस्ट? फिक्स कॉस्ट नहीं, चैप्टर नंबर 6 की कॉस्ट, एसेट की कॉस्ट। मैं इस पे लिख दूं डेप्रिसिएशन बाय विया स्ट्रेट लाइन। ये दो बातें मैंने क्यों लिखी हैं? स्ट्रेट लाइन के मेथड में कॉस्ट सारी जिंदगी सेम रहती है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस सेम रहता है, तो अगर दोनों चीजें सेम रहती हैं तो उनके लिए ग्राफ ये वाला बनेगा।
ये बात समझ आती है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हर साल इंक्रीज होती रहती है। WDV हर साल मेरे पेपर में इसमें से ग्राफ आया था, एक ग्राफ आया था किसी एक मेथड से, मुझे याद नहीं है कौन सा था। उसके बाद से बच्चों को मैंने हर मेथड में ग्राफ बताना शुरू कर दिए। अब हम पांचों मेथड में ग्राफ वाला एक टच लेंगे कि हमने पढ़े तो हुए हैं, लेकिन चूंकि जब हम एग्जाम में बैठे और अगर हमारे पास ऐसा कोई MCQs आ गया तो हमें नया ना लगे, हमें पहले से इसके बारे में हम प्रिपेयर्ड हों। तो मेरी इस रिवीजन का सबसे पहला मकसद यही है कि मेरे मुंह से कोई ऐसी बात निकल जाए जब आप पेपर में बैठो और आपके सामने ऐसी कोई बात आ जाए तो आपको लगे कि यार पहले से सुनी हुई है, माइंड प्रिपेयर्ड है इसको पिक करने के लिए, हम पिक कर लें। कुछ भी नहीं देगा, सिंपल बात है। वो आपके पास एक ग्राफ बनाएगा, वो कहेगा ये वाली लाइन किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है। मैं लेके आया हूँ MCQs, दिखाता हूँ, अभी नहीं, सारे मेथड्स पढ़ाने के बाद। ये वाली बात समझ आती है? कॉस्ट और डेप्रिसिएशन इस मेथड में सेम रहते हैं ओवर द ईयर्स। WDV हर साल कम होती रहती है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हर साल बढ़ती रहती है। ये बात समझ आ गई? आज एक छोटी सी बात नोट कर लेना, WDV मेथड कोई और चीज है, WDV कोई और चीज है। WDV मेथड कोई और चीज है और WDV इटसेल्फ कोई और चीज है। WDV डेप्रिसिएशन का कोई भी मेथड यूज करोगे WDV आ जाएगी, क्योंकि WDV है कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करोगे तो कैरिंग वैल्यू। ये वो वैल्यू होती है जिसे हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिप्रेजेंट करना होता है, और वो जो डेप्रिसिएशन तुम माइनस कर रहे हो उसको कैलकुलेट करने के लिए एक मेथड है जिसका नाम WDV मेथड है। ये बात समझ आती है? तो WDV किसी भी मेथड में पूछ सकता है, लेकिन डेप्रिसिएशन का मेथड जब मेंशन करेगा तब अप्लाई करना है। मैंने कहा WDV कोई और चीज है और WDV मेथड कोई और चीज है। WDV है कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू WDV। ये जो डेप्रिसिएशन तुम एक्यूमुलेट करके लेके आ रहे हो इसको कैलकुलेट करने के लिए एक मेथड है जिसका नाम WDV मेथड है। ये बात याद रहेगी। इसकी कैलकुलेशन के लिए हम क्या यूज करते हैं? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। क्योंकि WDV मेथड है तो एक्चुअली WDV के ऊपर परसेंटेज लगाना WDV मेथड है, ठीक है? तो WDV के ऊपर परसेंटेज लगाया करेंगे और डेप्रिसिएशन रेट से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस रेट को कैलकुलेट करने के लिए केड़ी रेज टू पावर, वो इसको तोड़ा जा सकता है ना। इसकी प्रेजेंटेशन है कि आप इसे 1 माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर कॉस्ट रेज टू पावर 1 बाय n कर सकते हो। वो तो प्रेजेंटेशन है, आप लोगों को आती है। अगर WDV मेथड में उसने रेट ना दिया हुआ हो और आपके पास रेजिडुअल वैल्यू और यूजफुल लाइफ दे दे, मेथड WDV का कहे लेकिन आपको रेजिडुअल वैल्यू और यूजफुल लाइफ दे दे, तो आपने हमेशा पहले डेप्रिसिएशन का रेट कैलकुलेट करना है, उसके बाद आपने वाली डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये बात सिंपल सी ये है कि अगर उसने आपके पास डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन के लिए आपके पास मेथड उसने कह दिया WDV है और ये उसका फेवरेट तरीन एरिया है ऐसे MCQs देना, इसका फेवरेट तरीन एरिया है। वो डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन के लिए WDV मेथड कहता है, लेकिन क्वेश्चन में कॉस्ट, रेजिडुअल वैल्यू और यूजफुल लाइफ दे देता है, मतलब डाटा स्ट्रेट लाइन वाला दे देता है। तो बच्चा जल्दी में कॉस्ट में से रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ कर देता है। तो आपने याद रखना है
कि जब ये वाला मेथड होगा WDV और इसमें ये वाली दोनों बातें दी होंगी तो ये आपको घुमाने के लिए दी हुई हैं, आपने इनके लिए प्रिपेयर रहना है। पहले रेट कैलकुलेट करना है, उसके बाद डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करना है। कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, हाँ इस दफा जो डेप्रिसिएशन आएगी वो आपके पास मेथड ये वाला अप्लाई हो रहा होगा। इस मेथड में भी WDV आपके पास उसी तरह आएगी। प्लान करता हूं, अभी रुक जाओ। जब कभी भी आपके पास WDV मेथड आएगा, जब कभी भी आपके पास WDV मेथड आएगा, विदाउट अपने ऊपर कॉन्फिडेंस किए, कोई चीज करने के बगैर आपने इसका टेबल जरूर बनाना है। इससे होगा क्या, आप कभी भी गलती नहीं करोगे इस मेथड में। जब कभी भी WDV मेथड आ गया, आपने बिला झिझक ये वाला टेबल बनाना है, चाहे 2 साल के लिए ही क्यों ना हो। ये टेबल नहीं बनाना भूलना मुझे। WDV का मेथड आ गया तो ये वाला मेथड अप्लाई करना नहीं भूलना, ये बहुत जरूरी है आपके लिए, इससे गलती नहीं करोगे, वरना इस पंगे में जब भी पढ़ोगे ना तो गलती होगी। इंट्रो R1 R2 तीनों के लिए ये रूल है, WDV मेथड आ जाए तो इस रूल के बगैर, इस टेबल के बगैर नहीं चलना। ये बात समझ आती है? अब एक बात देखो यहां पे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना था 100, यहां पे कितना हो गया 90, कम हुआ ज्यादा हुआ? तो यहां पे जब कभी भी ग्राफ बनाओगे इसके ऊपर सिर्फ कॉस्ट आ रही होगी, क्योंकि कॉस्ट तो एसिड की हमेशा सेम रहती है, WDV हमेशा कम होती रहती है, WDV हमेशा कम होती है। यहाँ WDV 900 थी, यहाँ 810 थी, ठीक है। लेकिन WDV के साथ एक चीज आएगी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। ये इस मेथड की एक्सेप्शन है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इस मेथड में हर सब्सीक्वेंट ईयर में कम हो जाता है, क्योंकि हर सब्सीक्वेंट ईयर में डेप्रिसिएशन रिड्यूस्ड वैल्यू पे कैलकुलेट होती है, सेम रहता है, स्ट्रेट लाइन में हमेशा सेम रहता है, इसमें कम होता रहता है। ये बात समझ आती है? लेकिन अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमेशा बढ़ती रहती है। वो कैसे? जब 20 साल पे खड़े थे तो आपके पास 100 ही अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन थी, आप आगे आए 190 हो गई, आगे जाओगे तो 190 जमा 81 हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पे डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस जो है वो कम होता रहता है, क्योंकि हर सब्सीक्वेंट ईयर में डेप्रिसिएशन रिड्यूस्ड वैल्यू पे कैलकुलेट होती है। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, आपने ये वाली बात याद रखनी है, ठीक है। यहां से ग्राफ भी याद रखना है। जी, इसके लिए मैंने लाइन बोली है कि हर सब्सीक्वेंट ईयर में डेप्रिसिएशन रिड्यूस्ड वैल्यू पे कैलकुलेट होती है, उस रिड्यूस्ड वैल्यू का नाम WDV है। ये बात समझ आती है? जब अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे तो हर साल की डेप्रिसिएशन जमा हो जाती है, पहली साल से लेके हर सब्सीक्वेंट ईयर में आने वाली डेप्रिसिएशन जमा होती रहती है। जब जमा होती रहेगी तो ये ऐड प्लस ऐड वो ज्यादा ही होती रहेगी। कॉस्ट सेम रहेगी, एक्यूमुलेटेड जितनी उस वक्त तक की होगी वो माइनस करेंगे, उस जगह की WDV आ जाएगी। मतलब अब 31/12 पे WDV देखते हो तो 100 में से 100 माइनस होगा, 1000 में से 100। अगर आप यहाँ पे खड़े होकर देखते हो तो 1000 में से 100 जमा 90 माइनस होंगे। तो इसका रूल ये होगा, वो भी लिख लो अभी, कि अगर कभी इस मेथड में आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ गई डायरेक्टली, तो इसका फॉर्मूला होगा कॉस्ट माइनस WDV। ये भी एक फॉर्मूला है,
यहां से कॉस्ट उठाना, जो WDV आई होगी वो निकालना, आपके पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाएगी। प्रूफ करना है तो कर लो। 1000 में से 100 यहाँ पे 810 गए तो आपके पास कितना आएगा 190, 100 जमा 90 190। ये फॉर्मूला आपके लिए एडिशनल है। अगर कभी उसने क्वेश्चन में 3 4 5 6 7 साल दे के एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पूछ ली तो जो आपने पास कॉस्ट होगी उसमें से WDV माइनस करना, आपके पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाएगी। और इस मेथड में स्ट्रेट लाइन में अगर आपने, हाँ जी ये वाली बात हमेशा सेम रहेगी, ये हर मेथड से सेम रहेगी। कभी भी किसी भी जगह पे खड़े होकर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन देखनी है तो एसेट की कॉस्ट उठाना, उस वक्त तक की WDV माइनस करना, आपके पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाएगी। ये रूल सेम है। लेकिन यहां पे एक बात याद रखना, डेप्रिसिएशन, चूंकि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हर साल सेम रहता है तो ये 1 साल की, अगर जिंदगी के 4 साल गुजर गए तो 4 से मल्टीप्लाई कर देना, अगर 3 गुजर गए 3 से मल्टीप्लाई कर देना, 5 गुजर गए 5 से मल्टीप्लाई कर देना। तो यहां पे ये बात होती है, आपके पास फॉर्मूला होता है यहां पे इस मेथड में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन के लिए आप कॉस्ट में से रेजिडुअल वैल्यू यूजफुल लाइफ डिवाइड करते हो, मल्टीप्लाई कर देते हो क्यूमुलेटिव पीरियड से कि आज तक तुम्हारी जिंदगी का कितना टाइम पीरियड गुजर चुका, क्योंकि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 1 साल का सेम रहता है। अगर यहां पे 1 साल है, 1 साल की वैल्यू अगर मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो 2 साल की, 2.5 करोगे तो 2.5 साल की, 3 करोगे तो 3 साल की। मतलब ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आपके पास चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट का क्वेश्चन आए स्ट्रेट लाइन से WDV का, पढ़ाना तो है ही, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, इस वजह से रिवीजन करवा रहा हूं। आपके पास चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट का क्वेश्चन आए लेकिन शुरू पे 4 साल दे दे स्ट्रेट लाइन से, तो 1 साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करना, 4 से मल्टीप्लाई करना, उसे कॉस्ट में से माइनस करना, WDV आ जाएगी। ये वाली बात पिक कर गए हो सारे? बस ये वाली बात इंपॉर्टेंट थी यहाँ पे। ओके, मैंने कहा आपके पास आ गया चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट का क्वेश्चन, बड़ा फेवरेट एरिया एग्जामिनर का, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट। उसने दिया स्ट्रेट लाइन से WDV, तो आपको पता है जब कभी भी चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट अप्लाई होता है आपको उस डेट की WDV चाहिए होती है। अब उस डेट की WDV लेने के लिए आपने स्ट्रेट लाइन से 1 साल की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की, रादर देन, क्योंकि आपके पास पेज छोटा है, आपने एक एक साल बनाते गए आपने 4 सालों के लिए 1 साल की डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को 4 से मल्टीप्लाई किया, आपके पास आ गई 4 सालों की। जब 4 सालों की आ गई उसे डायरेक्ट कॉस्ट में से माइनस किया, ये वाला फॉर्मूला लगाया, आपके पास WDV आ जाएगी। नहीं, मैंने सिर्फ रूल बताया आपको कि अगर कॉस्ट मेथड स्ट्रेट लाइन मेथड है, आप कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर यूजफुल लाइफ करके 1 साल की डेप्रिसिएशन करते हो, चूंकि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस सेम रहता है तो जितने साल उतने सालों से मल्टीप्लाई करके आपके पास उस वक्त तक की डेप्रिसिएशन आ जाएगी, जिसे आप दूसरे लफ्जों में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कहते हो। हर साल की डेप्रिसिएशन जमा हो जाए तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बन जाती है ना, तो वो वाली बात आ जाएगी। यहीं से फॉर्मूला एक्सट्रैक्ट होता है ना कि WDV मैं रेज कर दूंगा अभी, ये था, ये देखें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होती है कॉस्ट माइनस WDV, WDV होती है कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ये आपको पता था फॉर्मूला, यहां से ये वाला एक्सट्रैक्ट होता है और यहीं से होता है कि कॉस्ट इक्वल होती है WDV प्लस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के। तो ये फॉर्मूले की रीअरेंजमेंट है बस, और कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ फॉर्मूले की रीअरेंजमेंट है कि ये इस फॉर्मूले में चेंज नहीं आ सकता बच्चे, इसमें कभी चेंज नहीं आ सकता, ये रूल है। और आपको पता है कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस होगी तो WDV आनी है, तो यहीं से इसको रीअरेंज कर लें तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बराबर होती है कॉस्ट में से WDV अगर माइनस कर दी जाए। R1 में आप हर क्वेश्चन में तकरीबन ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहे होंगे। ये छोटी सी खप की है मैंने एक मेथड नीचे ले गया, उसको फिर 2 में डिवाइड कर दिया। तो एक्चुअली जो आपके जिंदगी में ये दो मेथड हैं, आउटपुट मेथड और सर्विस और मेथड, ये इंडीड एक ही मेथड है, इंडीड एक ही मेथड है।
जिसको आप कहते हो आउटपुट या प्रोडक्शन मेथड, या आप कहते हो सर्विस ऑर्स मेथड। क्यों एक है? आप ये वाला डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला उन एसेट्स के लिए लगाते हो जिनकी यूजफुल लाइफ ऑर्स में कैलकुलेट होती है या उनकी प्रोडक्शन पे डिपेंड करती है। जो वैल्यू प्रोडक्शन पे डिपेंड करती है उसके लिए सिंपल ये रूल है। देखो ये वाला एसी है, हमने कहा अपनी जिंदगी में, एसी नहीं ये वाला, ये एक मशीन है यूनिट्स बनाने वाली, हमने कहा जब अपनी जिंदगी में ये 10,000 यूनिट बना लेगी ना तो इसकी बस हो जाएगी। जब कभी भी अपनी जिंदगी में ये 10,000 यूनिट्स बना लेगी इसकी बस हो जाएगी। तो मतलब अपनी पूरी जिंदगी में 10,000 बना सकती है, तो जितने जितने ये बनाती जाएगी उतना उतना डेप्रिशिएट होती जाएगी। जितना जितना ये यूनिट्स बनाती जाएगी उतना उतना डेप्रिशिएट होती जाएगी, चाहे आप उससे ये यूनिट्स एक दिन में बनवा लो या चाहे एक साल में बनवा लो। 10,000 यूनिट्स चाहे इस मशीन से एक दिन में बनवा लो या एक साल से बनवा लो, जैसे ही 10,000 पूरे होंगे ये खत्म। ये था एसी। हमने कहा ये अपनी जिंदगी के 24,000 घंटे चल सकता है, इससे ज्यादा नहीं चल सकता। जैसे इसकी जिंदगी के 24,000 घंटे पूरे होंगे ये एसी खत्म हो जाएगा। अब एक बात याद रखना, जब हम ये कहते हैं कि ये खत्म हो गया, ये अब दोबारा नहीं चल सकता, इसका मतलब ये नहीं होता कि ये चल ही नहीं सकता। इसका मतलब ये होगा कि मेरा बिजनेस इसे चलाएगा नहीं। वही बात है, यूजफुल लाइफ के ऊपर बात करता हूं कि इतना चलाऊंगा, और इकोनॉमिक लाइफ ये होगी कि ये इतना मजीद चल सकता होगा लेकिन मुझे उससे कंसर्न नहीं है। तो अब यहां पे हम क्या कहते हैं, स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला है सिंपल, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर करते थे यूजफुल लाइफ, यूजफुल लाइफ करते थे। अब कहेंगे नहीं टोटल नंबर कितने ये यूनिट्स के बना सकता है, तो टोटल यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन, टोटल यूनिट्स कितने हैं, मैं सिंपल टोटल यूनिट्स लिख रहा हूं कि ये अपनी जिंदगी में कितने टोटल यूनिट्स बना सकती है मशीन, मल्टीप्लाई बाय इस साल में, इस टाइम पीरियड में इसने कितने यूनिट्स बनाए। आपके पास थी मशीन 10,000 यूनिट बना सकती थी, उसने पहले साल 1,000 बनाए, दूसरे साल 800 बनाए, तीसरे साल 200 बनाया, जितने भी बनाती गई, जितना वो यूनिट्स बनाती जाएगी उतना उतना वो डेप्रिशिएट होती जाएगी, उसका यहाँ पे आता जाएगा। हाँ मेथड जो मर्जी यूज कर लेना, लेकिन कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ही होना है, तब भी WDV आनी है। ठीक है, मेथड कोई भी हो, डेप्रिसिएशन के एक्सपेंसेस के ये फॉर्मूलाज हैं, WDV हमेशा सेम है, कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। यहां पे हम कहते हैं कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर लाइफ इन ऑर्स या टोटल ऑर्स, कितने घंटे ये मशीन चल सकती है मल्टीप्लाई बाय रिस्पेक्टिव ऑर्स। तो इंडीड ये दोनों सेम ही फॉर्मूलाज हैं और स्ट्रेट लाइन से ही एक्सट्रैक्टेड हैं, कोई ज्यादा बात नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों सेम फॉर्मूलाज हैं तकरीबन। अब सुनो होगा क्या, यहां पे एक छोटी सी चेंज आने लगी। वो चेंज ये आने लगी कि अगर यहां पे हम ये बात कहें कि डेप्रिसिएशन का मुझे ग्राफ बना दो, तो आपको पता है कि यहाँ पे डेप्रिसिएशन का जो ग्राफ होगा वो ना तो ये हो सकता है, ना ये हो सकता है, ना ही ये हो सकता है। क्यों? क्योंकि यूनिट्स पे डिपेंड कर रहा है। मैं एक साल में 1000 बना रहा हूँ, एक साल में 200 बना रहा हूँ, कभी 800 बना रहा हूँ, कभी 500 बना रहा हूँ, कोई भी नहीं है। तो आपको इस एरिया का ग्राफ जो है वो नहीं पूछेगा। अगर पूछेगा तो क्या कर सकता है, ऐसे ऐसे करेगा, ऐसे ऐसे करेगा, यार कुछ तो करेगा ना। तो आपसे बस ये बात है, यहां पे कर्व बना सकता है लेकिन ये वाली कर्व नहीं बनाएगा ना, वो आपसे ये वाली कर्व बनाएगा जो हम वो इको में पढ़ते हैं ऐसे वाली, ना वो स्ट्रेट ऐसे वाली बनाएगा, क्योंकि ये सारों के एक मतलब होते हैं। लेकिन यहां पे तो हमें बगैर मतलब की चाहिए, वो बना दे तो हम तो लगा दें। पहली बात तो ये थी, पहली बात तो ये थी कि यहां पे डेप्रिसिएशन टाइम पे डिपेंड कर रही है, इस वजह से यहां पे डेप्रिसिएशन का जब भी ग्राफ बनाएगा उसमें उसे कोई ना कोई रैंडम चीज या रैंडम लाइन लगानी पड़ेगी जिससे हम अंदाजा लगा लें कि यहां पे डेप्रिसिएशन रैंडम है। दूसरी बात, यहां पे चूंकि लाइफ पे डिपेंड कर रही है, ये वाहिद मेथड है जहां पे अगर मशीन या अगर एसिड
अगर एसिड काम ना करे तो नो डेप्रिसिएशन। ये वाहिद ऐसे दो मेथड्स हैं जो कि एक ही है कि अगर एसिड आइडल रह गया और उसने काम नहीं किया तो इसमें कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे, बाकी किसी भी मेथड में ऐसा नहीं है। अगर नहीं करेंगे तो सबसे पहली बात, अगर आप इसमें कॉस हमेशा कॉस के लिए यही वाली लाइन है, कॉस्ट हमेशा हर मेथड में एसिड की कॉस्ट हमेशा सेम रहती है। हाँ एक बात, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यहां पे भी बढ़ती जाएगी, चाहे एक साल 200 बनाए या 800 बनाए, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इंक्रीज होनी है, ठीक है। और हमेशा WDV जो है वो कम होनी ही होनी है, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। इस मेथड में ये वाली बात एप्लीकेबल है। अच्छा सुनो, ये वाला जो मेथड है टोटल यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय रिस्पेक्टिव यूनिट्स, इसको थोड़ा सा एक दफा याद रखना, घोल के पी लेना, क्योंकि R1 पूरी में ये वाला फॉर्मूला इतना की है जितना आपने इंट्रो में पढ़ा है, इससे ज्यादा ये फॉर्मूला पूरी R1 R2 में भी नहीं है। अगर कभी पेपर में कैलकुलेशन में वो दे दे तो बस यही वाली बात याद रखनी है, यहीं पे पक्की कर लो ताकि R1 R2 में मसला ना बने, बस छोटी सी भी बात है। जी कोई मर्जी, मैंने दोनों लैदा कर दिए, मैं तो एक तीसरा मैं 5वां लेके आया। सर्विस ऑर्स मेथड, सर्विस ऑर्स मेथड। बात सुनो बच्चों, टाइम थोड़ा है। सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड, हम सम ऑफ ईयर्स डिजिट में भी यही वाला फॉर्मूला लेके चलते हैं कि कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय सम ऑफ ईयर डिजिट। अब बात सुन लो, असल में ये वाला जो सम ऑफ ईयर डिजिट है ये सिर्फ इतनी बात है, उसने अगर 5 साल दिए आपको लाइफ तो मतलब कि 5 साल के जो सम है इसको टोटल कर लो, उसने 15 दिए तो उसको टोटल कर लो, तो सम ऑफ ईयर डिजिट लिखना है, मल्टीप्लाई बाय रिस्पेक्टिव डिजिट लिखना है। यहां पे एक हमारी डिस्कशन बनेगी, वो ये कि आपने जब कभी भी सम ऑफ ईयर डिजिट लेना है, इसके लिए आपने फॉर्मूला लगाना है n इंटू एन प्लस 1/2। लेकिन कभी जिंदगी में भी सम ऑफ ईयर डिजिट आ गया, ये भी उसका फेवरेट एरिया है, क्योंकि बच्चा इसको छोड़ के चला जाता है तो इसकी डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन भी पूछ लेता है। अब सुनो, इसको मैं रेड लाइन से कर रहा हूं कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो मैं बताने लगा हूं। आपके पास अगर आगे 5 साल, आपके पास आगे 5 साल, आपके पास एक तरीका था कि आप यहीं पे 5 इंटू 5 जमा 1/2 करोगे तो आपके पास आ जाएगा 15। और अगर आपके पास दूसरा मेथड था कि आप करो 5 1 2 3 4 5, ये टोटल हो गए 15। लेकिन याद रखना एक गलती यहाँ पे बच्चे से हो जाती है, जैसे मैंने कहा यहाँ पे ये वाला टेबल बनाना नहीं बोलना आपने, ऐसे ही मैं कह रहा हूँ यहाँ पे आपने ये वाला काम करना नहीं बोलना। रिस्पेक्टिव ईयर डिजिट के लिए हमेशा इसकी रिवर्स बैक इसके सामने लिखनी है, फिर आपने वैल्यू उठानी है। अब होगा क्या, यहाँ पे जब बच्चा वो कहेगा आपसे कि 2 साल बाद की दूसरे साल के एंड की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर दो, तो बच्चे के जहन में यकदम से जाता है 2 साल गुजर गए, 5 सालों में से 2 गए तो 3 बाकी बच गए। बच्चे के जहन में क्या आता है, 5 साल थे, 2 गुजर गए, 3 बच गए, तो वो मल्टीप्लाई कर देता है 3 से, हालांकि होना था 4 से, हालांकि होना था 4 से। अब अगर तो आ गया 5 तब भी यही, अगर आ गया 5 तब भी यही, लेकिन अगर आपके पास आ गया 45, अब आपने 45 के लिए इतना लंबा नहीं करना, क्योंकि आपने ये 45 इंटू 45 जमा 1/2 से फिगर ले आनी है कि 1035 आ रही है, ठीक है। ये वाली फिगर आप ले आए हो, ये वाली फिगर हमेशा ऐसे ही ले आना, कोई मसला नहीं है। लेकिन आपके अगर उसने 4 साल मांगे हैं, 5 साल मांगे हैं, 2 साल मांगे हैं, इसको सिर्फ उतना बढ़ाना, यहाँ पे लिखना 1 2 3 4 जमा, सो उनका टोटल था 45,
लेकिन आपको ये पता है कि इसका रिस्पेक्टिव डिजिट 45 है, इसका 44 है, इसका 43 है, इसका 42 है। ये बात आपने याद रखनी है। जब कभी भी सम ऑफ ईयर डिजिट लगाना है तो रिस्पेक्टिव के लिए हमेशा रिवर्स लेके चलना है, ठीक है, ये बात याद रहेगी। अब अगली बात, ये भी एक वाहिद मेथड है इस तरह, इसी की तरह कि चूंकि पहले साल यहाँ पे 45 मल्टीप्लाई होने हैं, डेप्रिसिएशन की वैल्यू ज्यादा, 44 कम, 43 उससे कम, 42 उससे कम, तो यहाँ भी जैसे जैसे एसिड अपनी लाइफ में मूव करता है यहाँ पे डेप्रिसिएशन की वैल्यू कम होती रहती है। तो जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती है वैसे वैसे डेप्रिसिएशन की वैल्यू भी कम होती रहती है। तो अगर यहां पे हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दें तो कॉस्ट हमेशा सेम, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमेशा ज्यादा, हाँ यहां पे भी WDV और डेप्रिसिएशन दोनों यहां पे आएंगे। ये वाली बात इस टॉपिक में इंपॉर्टेंट थी। अब आपके पास एक स्टेटमेंट आ सकती है, वो स्टेटमेंट ऐसे पूछ सकता है कि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड एंड सम ऑफ ईयर डिजिट्स मेथड कंप्यूट डेप्रिसिएशन, कंप्यूट हाई डेप्रिसिएशन इन अर्ली ईयर्स एंड लो डेप्रिसिएशन इन लेटर ईयर्स। तो अर्ली ईयर्स में ये डेप्रिसिएशन की वैल्यू ज्यादा दे रहे होते हैं, लेकिन जैसे जैसे जिंदगी गुजरती है इनकी डेप्रिसिएशन की वैल्यू कम होती रहती है। ये बात समझ आती है? अब आखिरी बात, अब आखिरी बात, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट के लिए सिर्फ एक बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट, वो जब कभी भी क्वेश्चन पूछेगा ज्यादातर इससे पूछेगा, क्योंकि इससे उसके पास मार्जिन होता है दो मेथड टेस्ट करने का, और ज्यादातर इसमें वो मेथड स्ट्रेट लाइन और WDV टेस्ट करता है। लेकिन बस एक बात याद रखनी है, मैं लेके भी वही दो चल रहा हूं, बच्चों सुनो, एक एसिड था उसकी कॉस्ट थी 10,000 रुपए, सुनो इधर देखो, ये मैं कर रहा हूं 31/12/1 पे डेप्रिसिएशन, उसकी कॉस्ट थी 10,000 रुपए, रेजिडुअल वैल्यू थी 2,000 रुपए, यूजफुल लाइफ थी 5 साल, कितने आ गया 8/5, 4,000 आ गया, कितना आ गया देखना 1,600, ठीक है। फिर 31/12/2 विदाउट एनी कैलकुलेशन 1,600, स्ट्रेट लाइन है सेम रहनी है। अब वो करता क्या है, 2 या 3 साल देता है, उसके बाद कहता है भाई अब जाके यहां पे स्ट्रेट लाइन से WDV हो गया, और WDV के लिए यहां तो डेप्रिसिएशन का रेट दे देता है और नहीं देता तो आपने खुद ही निकालना होता है, यहां दे देता है या यहां पे चेंज इन एस्टीमेट अप्लाई कर देता है। आपने बस एक बात याद रखनी है, जब कभी भी ना उठाना, जब कभी भी चेंज इन एस्टीमेट आएगा, यहां पे चेंज इन एस्टीमेट आ गया ना, अगली जिंदगी जो भी शुरू होगी वो WDV से शुरू होगी, या तो स्ट्रेट लाइन होगा तब भी WDV होगा तो ऑलरेडी वी आर ऑन WDV, स्ट्रेट लाइन है तो WDV ले आना, WDV होगी तो ऑलरेडी वी विल बी ऑन WDV। अब यहां पे हम क्या करेंगे, 10,000 में से 1,600 माइनस करेंगे, फिर 1,600 माइनस करेंगे, कितना आ गया, अब अगली जिंदगी जो शुरू होगी वो 6,800 से शुरू होगी। अब एक बार बात सुनो, मैं यहां पे लिखने, ये बात समझ आती है? अब जब 31/12/3 आएगा तो 6800 मल्टीप्लाई बाय 10% करेंगे और कितना 680 आ जाएगा, 10% एज्यूम किया है, 680 आ गया। अब मेरी बात सुनो, यहां पे वो आपसे दो चीजें पूछता है, या तो वो पूछता है कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बता दो, या पूछता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बता दो।
अगर तो स्ट्रेट लाइन के बाद WDV आया तो ये वाली 680 जो है ये भी इस साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस था, ठीक है। लेकिन जब आपने, मैंने आपसे क्या कहा था, और बड़ी मजे की बात यहां पे आई, जब कभी भी WDV मेथड आएगा आपने ये वाला काम नहीं करना। आपने क्या करना है, आपने कहना है 31/12/2 की WDV थी 6800, 31/12/3 की डेप्रिसिएशन थी 6800 ज़रब 10%, 680, तो बचा कितना, 31/12/3 की WDV कितनी बची, जल्दी कर, 6120, ठीक है। मैंने कहा 31/12/4 डेप्रिसिएशन कितनी आ गई, 6120 का 10%, 612 माइनस करना, 5508। अब ये इस वक्त की WDV है। अब उसके पूछने के दो अंदाज हैं, वो दोनों तंग करते हैं, वो सुन लो। वो यहां तो कहता है कि मुझे WDV दे दो, तो आप डायरेक्ट WDV दे देते हो, लेकिन वो आपसे ये भी कर सकता है कि वो आपसे कहे 31/12/4 का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस दे दो। इतनी लंबी स्टोरी बनवा के आखिर पे पूछेगा क्या कि आखिरी साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चाहिए मुझे। बच्चा क्या करता है, बच्चा जब भी चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट का क्वेश्चन करता है वो उसे पूरा सॉल्व करता है, वो उसे पूरा सॉल्व करके जो आखिर पे उसकी वैल्यू आती है वो समझता है यही मेरी आंसर है और यही मैंने उसे देना है, हालांकि उसकी रिक्वायरमेंट ये नहीं होती। तो अपने साथ पहले वादा करो, खाओ कसम, कि जब कभी भी चैप्टर नंबर 6 में से MCQs आएगा, जब तक अच्छी तरह से रिक्वायरमेंट नहीं पढ़ लोगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे। आपको चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट आता है, लेकिन उसके पूछने के 3 अंदाज हैं, यहाँ WDV, या आखिरी साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, या आखिरी साल तक की एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन, या आखिरी साल तक की एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब यहां पे आपकी जिंदगी थोड़ी आसान होगी। एसिड की कॉस्ट कितनी थी, 10,000, 10,000 में से माइनस कर दो 5508, कितना आया, 4492। मैंने आपको कहा था कॉस्ट माइनस WDV करोगे तो एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन आया करेगी। अब एक बात सुनो, 1600 करो जमा 1600 जमा 680 जमा 612, 4492। अब इससे अच्छा कि 4 दफा इसको जमा करो। एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन के लिए वो फॉर्मूला दे दिया कि कॉस्ट में से WDV माइनस किया करोगे तो आपके पास डायरेक्ट एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाया करेगी। ये बात याद रखोगे। अब इस मेथड में मैंने कहा डेप्रिसिएशन, एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन को जमा करने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका था हर साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस उठाओ, उसे जमा कर लो तो एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन बन गई उस रेट तक की जहां तक आप जाना चाहते हो। दूसरा मैंने फॉर्मूला दे दिया कि कॉस्ट माइनस WDV करोगे तो एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाया करेगी। मैंने 10,000 कॉस्ट उठाई, 5508 WDV उठाई, माइनस किया तो 4492 आया। तो WDV आ तो गई, आपको क्या चाहिए और? नहीं 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 नहीं, बात सुनो बच्चों, बात सुनो। एक्युमुलेटेड, मैंने आपसे WDV में से ये 2 साल माइनस नहीं करवाए। जो आप बात कह रहे हो उसका मतलब ये है कि 6800 में से फर्दर ये 2 माइनस करना। एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन होती है एसिड की जिंदगी जब से शुरू हुई है तब से लेके जिस डेट तक आप जाना चाह रहे हो उस तक जाते जाते जितनी डेप्रिसिएशन आपने चार्ज की है वो सारी की सारी, उसका मतलब होता है एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो इस वजह से ये वाला भी आएगा, ये वाला भी आएगा, ये वाला भी आएगा, ये वाला भी आएगा। ये चारों जमा होंगे तो एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन बनेगी। किसी को कोई कंफ्यूजन हो इस पॉइंट में? टेबल मैंने इसलिए बनवाया है, टेबल मैंने इसलिए बनवाया है ताकि अगर वो आपसे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पूछ ले तो आप सही दो, आपसे WDV पूछ ले तो आपको दोबारा माइनस ना करना पड़े, डायरेक्ट आप WDV दे दो। टेबल आपको बहुत हेल्प करेगा पेपर में, टेबल आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, इसके लिए आप परेशान नहीं होना। अब ये वाली बात, इसके लिए सिंपल बात है, अगर उसने साल के शुरू में WDV दी है, यहीं पे एक बात सुनो पहले, स्ट्रेट लाइन से WDV या WDV से स्ट्रेट लाइन ही सिर्फ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट टेस्ट नहीं होता।
स्ट्रेट लाइन टू स्ट्रेट लाइन भी चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट टेस्ट हो सकता है। वो रेजिडुअल वैल्यू चेंज कर दे और यूजफुल लाइफ चेंज कर दे, मेथड सेम रखेगा, तो तब भी आपने यहां पे आके जिंदगी अगली 6800 से ही शुरू करनी है। मैं यहीं पे एक ये लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ये देखो, अगर आपके पास ऐसा सीन हो जाता, मैं यहां पे लिख रहा हूं स्ट्रेट लाइन से स्ट्रेट लाइन, भाई मैंने खुद चलाया हुआ है, मुझे चाहिए अभी स्ट्रेट लाइन टू स्ट्रेट लाइन, मैं यहां से 6800 ही उठाता, ये वाली फिगर ही, लेकिन अब क्या करता, 6800 में से उसकी रिवाइज्ड वैल्यू पहले 2000 थी, अब कह लेते हैं 3000, पहले 5 थी, अब हमने कह दिया 3। मुझे आंसर दे दें। 1266। मैंने कहा कि अब अगर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ी तो ऐसे आएगी। तो बात सिंपल सी ये है कि जब कभी भी चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट आएगा, उससे अगली जिंदगी आपने WDV से शुरू करनी है, बताने का मकसद सिर्फ ये था। अब अगर ये वाला मेथड हुआ तो पहले WDV आ रही होगी, WDV को ही अगली जिंदगी की कॉस्ट समझोगे और वहां से वैल्यू ले आओगे। चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट बताना बहुत जरूरी था। इसमें से MCQs, मोस्ट फ्रीक्वेंट MCQs चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट से टेस्ट हो रहे होते हैं। अगर उस बोर्ड की किसी ने पिक्चर लेनी है तो ले ले, मैंने थ्योरी के 3-4 MCQs डिस्कस करने हैं। समझ नहीं आई? नहीं नहीं, यही तो क्या है बच्चों, बात सुनो। अगर चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट के बाद स्ट्रेट लाइन टू स्ट्रेट लाइन चला गया तो आपने स्ट्रेट लाइन के लिए रूल पढ़ा हुआ है कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर यूजफुल लाइफ। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट के बाद ये जो कॉस्ट होती है, ये जो पिछली WDV होती है वो बन जाती है। तो आपने यहां पे अगर कॉस्ट मेथड लगाया तो WDV माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर यूजफुल लाइफ लेके चलना है। चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट के बाद जो रेजिडुअल WDV बची होगी वही अगली जिंदगी की कॉस्ट होगी अगर स्ट्रेट लाइन है, और अगर WDV है तो फिर वही WDV होगी। आपका चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट हो चुका। मैंने इसके कोई 1-2 MCQs डिस्कस करने हैं, वो सुन लें। यार इसका मार्कर का ढक्कन बाद में देना। बात सुनो यार, 5 मेथड थे। स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला दे दिया, स्ट्रेट लाइन से रेट का बता दिया, रेजिडुअल वैल्यू गिवन है तो रेट बता दिया, रिड्यूसिंग बैलेंस से पूरा बता दिया, डेप्रिसिएशन का रेट दे दिया। आउटपुट मेथड के लिए रिस्पेक्टिव यूनिट्स वाली बात बता दी, इसके लिए भी दोनों वाली बातें बता दी। आउटपुट के लिए फॉर्मूला प्लस n वाली बात भी आ गई। अब इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है आपके पास, मेरी बात सुने, अगर क्वेश्चन में आपके पास फ्रैक्शन आ जाए तो इस फ्रैक्शन को अकाउंट फॉर करना आप क्लासेस के दौरान सीख चुके हो। तो बस आपने डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करते हुए ये ध्यान रखना है कि आप फ्रैक्शन लगाना मत भूलें। आपने हर वक्त अपनी क्वेश्चन को रिवाइज कर रहे होना है कि यार फ्रैक्शन तो नहीं लगनी, क्योंकि इस MCQs में सबसे जो मेन गलती होती है वो फ्रैक्शन की ही होती है। उसने कहा देखें, उसने आपके पास एक 4-11 से स्टोरी चलाई 1,50,000 की, लाइफ 10 साल थी, रीसेल वैल्यू एट द एंड ऑफ टाइम इज एस्टिमेटेड टू 30,000। आपको रेजिडुअल वैल्यू के नाम सर ने लिखवाए हुए, रीसेल भी, स्क्रैप वैल्यू भी, ट्रेड इन अलाउंस एक चौथा नाम है, वो आप FAR 1 में पढ़ेंगे। नहीं वो नहीं है, ट्रेड इन अलाउंस एक यहां से जब जिंदगी चली तो 5 साल उसने एक अलहदा महीने चार्ज किए और अगले साल में उसने प्रोपोर्शनेट चार्ज कहा था, तो स्ट्रेट लाइन ही बेसिस थी। मतलब मैंने आपको MCQs दिया है कि इस तरह का MCQs आपसे टेस्ट हो सकता है। ये वाला MCQ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट का जो मैं पहले आपको बात बता चुका हूं, तो आप जब कभी भी ये वाली बात देखोगे मैंने पूरा आपको करके बताया है। और दूसरी बात इसमें मैंने ये भी इंक्लूड की है कि अगर क्वेश्चन के दौरान आपके पास कहीं पे भी उसने एडिशन दे दी एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर,
मतलब हमने जैसे यहाँ पे मेजर रिफर्बिशमेंट की थी और ये एक कैपिटल एक्सपेंडिचर था जिसकी वजह से एक्सटेंड इट्स यूजफुल लाइफ। अगर तो यूजफुल लाइफ एक्सटेंड ना होती, बच्चों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर क्वेश्चन में साल 1 गुजर गया, 2 गुजर गए, 2 साल गुजरने के बाद एक ऐसी एसिड की कॉस्ट या कैसा कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर किया जिसे हमने एसिड समझ लिया, अगर तो उस एसिड की वजह से आपकी लाइफ पे, आपकी रेजिडुअल वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ा, दोनों बातों पे कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने क्वेश्चन में ये लाइन लिख दी कि भाई पहले वाली बात ही चल रही है, तो चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट अप्लाई नहीं होगा। अगर मेथड स्ट्रेट लाइन है तो आप सिंपली उस कॉस्ट को भी साथ ले लोगे और अगले सालों की डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ज्यादा हो जाएगा। ये बात क्लियर है। अगर उसने क्वेश्चन में कह दिया कि चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट अप्लाई हो रहा है, रेजिडुअल वैल्यू चेंज कर दी या यूजफुल लाइफ, फिर ये वाली बात अप्लाई होगी, फिर आप WDV लेके आओगे और फिर आप अगली डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे। जी कॉस्ट कौन सी लेनी है जैसे देखें, अब ये देखो क्वेश्चन देख लो, पढ़ लो एक दफा। उन अप्रैल, मैंने ये वाला क्वेश्चन इसीलिए ऐड किया था, उन 1 अप्रैल 11 a firm bought a machine for 4,20,000 at the rate the machine has an expected useful economic life of 5 years and an expected residual value of 20,000। अगर आपके क्वेश्चन में उसने 2 लाइफ ना दी, एक ही लाइफ में यूजफुल इकोनॉमिक लाइफ कह दिया, तो आपने यूजफुल लाइफ ही कंसीडर करना है। ये 1/4/11 की बात कर रहा था, उसके बाद 1/4/15, 31 मार्च 16 ईयर एंड है, तो इसका मतलब 31/3/12 तक हमने जाना था। अब 31/3/12 तक गए, लेकिन 1 अप्रैल 15 को चूंकि हमारे पास ये एक नया एसिड आ रहा है, तो इसका मतलब है पहले 31/12, 31/3/12, 31/3/13 और 31/3/14 और उसके बाद 31/3/15, 4 साल बनते हैं। उसके बाद 1/4/15 आती है। तो एक तो था काम, ये देखे मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन की, तो मैंने वो वाला फॉर्मूला अप्लाई किया 4 साल वाला, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर यूजफुल लाइफ मल्टीप्लाई बाय क्यूमुलेटिव पीरियड। 4 साल जिंदगी के गुजर गए थे, मैंने 4 साल लगाए, मेरे पास 3,20,000 आ गया। अब मैंने WDV निकाल लिया पहले 1 लाख, उस WDV में मैंने अगला एसिड ऐड किया है जिसकी वजह से उसने कहा है फर्म ने स्पेंड किया 2,40,000 मेजर रिफर्बिशमेंट में, जिसकी वजह से एक्सटेंड होगी यूजफुल लाइफ। हमने वो 5 रूल पढ़े हुए हैं कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर इनकर करें और 5 फायदे दे जाए तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर इनका। अब हमने 1000 में 2,40,000 ऐड किया है। लेकिन अगर यहां पे ये सारा क्वेश्चन एज इट इज होता, लेकिन ये वाली लाइन ना लिखी होती, रिवाइज्ड यूजफुल लाइफ 8 ईयर एंड आल्सो रिवाइज्ड इट्स एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू टू 60,000, तो चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट अप्लाई नहीं होना था। फिर आपने 1000 में 2,40,000 नहीं ऐड करना था, फिर आपने जो डायरेक्ट एसिड की कॉस्ट थी उसी में अगली वैल्यू अमाउंट ऐड करनी थी, फिर वो एडिशन ऑफ फिक्स एसिड होना था। बिल्कुल क्लिक किया है बच्ची ने, वो एडिशन ऑफ फिक्स एसिड होना था। और आपने पढ़ा एडिशन के ऊपर कोई भी चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट वाला WDV वाला कोई सीन नहीं होता। ये सम ऑफ ईयर डिजिट का मैंने आपको कैलकुलेशन करके बता दी है कि बच्चों ये वाली गलती नहीं करनी। ईयर 1 के लिए मैंने डिस्पेक्टिव डिजिट 5 लिया, फिर 4 लिया, फिर 3 लिया। अब इसमें भी वो आपसे इस यहाँ की डेप्रिसिएशन पूछ सकता है, यहाँ पे WDV पूछ सकता है, या सारे सालों की क्युमुलेटिव डेप्रिसिएशन पूछ सकता है। तो आपने अपने क्वेश्चन को 3 एंगल से देखना है। मेरे से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पूछा है, मेरे से WDV पूछी है, या मेरे से उसने क्युमुलेटिव डेप्रिसिएशन पूछी है। ये भी सिंपल है, उसका चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट का कर लीजिएगा। ये 2-3 MCQs एडिशनल हैं। वो कहता है एक्सपेक्टेड डिस्पोजल वैल्यू ऑफ द एसेट आफ्टर डिडक्टिंग डिस्पोजल कॉस्ट एट द एंड ऑफ इट्स एक्सपेक्टेड लाइफ इज कॉल्ड रेजिडुअल वैल्यू। ये वाला मेथड जो मैंने आपको बता दिया, सम ऑफ डिजिट मेथड एंड रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड गिव्स हायर डेप्रिसिएशन इन अर्ली ईयर्स, तो ये बात ठीक है, मैंने आपको प्रूफ कर दी। स्ट्रेट लाइन मेथड एंड सम ऑफ डिजिट मेथड कंप्यूट्स डेप्रिसिएशन ऑफ इकोनॉमिक लाइफ। इकोनॉमिक लाइफ वाली बात की वजह से ये वाली अमाउंट गलत हो जाएगी। ग्राफ आ गया, वो कहता है दिस ग्राफ, मेरे पास ऐसा MCQ आया था। द ग्राफ, आपने पूछा था कॉस्ट आना है, किसी बच्चे ने पूछा था, वैसी कोई कहानी नहीं आती, सिंपल ग्राफ। द ग्राफ रिप्रेजेंट्स डेप्रिसिएशन ऑफ एसिड अंडर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। डेप्रिसिएशन ऑफ एसिड अंडर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, तो मैंने आपको दिखाया हुआ है कि डेप्रिसिएशन अगर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के अंदर आएगी तो यहाँ पे WDV और डेप्रिसिएशन मैंने ये वाली कर्व शो करवाई है आपको। दिस ग्राफ रिप्रेजेंट कॉस्ट ऑफ एसिड अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड, तो ये बात गलत है, कॉस्ट हमेशा सेम रहती होती है। ये आखिरी MCQs है, ये देखें, इसके बाद एंड है, तो एक MCQs है, इसको देख लें। अगर आपके पास बच्चों ऐसा MCQs आ गया, अगर आपके पास ऐसा MCQs आ गया जिसमें एसिड की कॉस्ट ही गिवन नहीं है, जिसमें एसिड की कॉस्ट ही गिवन नहीं है, तो एक बात याद रखना मेरी, जब कभी कोई चीज गिवन ना हो ना, तो सबसे पहला काम और सबसे अच्छा काम ये होता है कि उसे 100 एज्यूम करना, क्योंकि 100 एक ऐसा डिजिट है जिसका जो लोगे वो ऐसा ही आएगा, 20% लोगे 20, सारा ऐसे। अब देखो
उसने कहा अ कंपनी यूजेस अ रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड टू डेप्रिशिएट इट्स फिक्स्ड एसेट, एनुअल रेट 20% था, 3 सालों के बाद द प्रोपोर्शन ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट स्टिल अनडेप्रिशिएटेड विल बी, वो वाला प्रोपोर्शन बता दो जो अभी तक डेप्रिशिएट नहीं हुआ। तो मतलब डब्ल्यूडीवी पूछने का चौथा अंदाज है, डब्ल्यूडीवी पूछने का उसका ये एक अंदाज है। डब्ल्यूडीवी वो ऐसे भी पूछ सकता है कि 3 सालों बाद की डब्ल्यूडीवी बतानी है, तो प्रोपोर्शन ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट स्टिल अनडेप्रिशिएटेड। हमने टेबल बनाया, हमने कहा एक को कॉस्ट थी 100, 31/12 एक को डेप्रिसिएशन 20, डब्ल्यूडीवी आ गई, फिर डेप्रिसिएशन 16, फिर डेप्रिसिएशन 64, फिर डेप्रिसिएशन 20%, तो 12.8, 51.2 बच गया। हमने कहा 51.2% ही बच गई क्योंकि डब्ल्यूडीवी ये है। लेकिन अगर आपका मुझे पॉइंटर एक देना, एक दे देखो, अब मैंने आपको इस वजह से यहां पे सिखाया है कि 100 लेना क्यों यूजफुल होता है। अब ये देखो, मैं 100 नहीं ले रहा, मैं लेने लगा 800, मुझे पता है 800 पे 20% लगाया, कोई कैलकुलेटर यार जल्दी प्रेस करने में, 160 माइनस करके मुझे डब्ल्यूडीवी दे दो, 640 पे 20%, 128 माइनस कर दें, 512 पे 20%, 102.4 माइनस कर दें, 409.6 आ गया। अब ये 409.6 एक बात आ गई हमारे पास वैल्यू, हमने कहा 409.6 डिवाइडेड बाय 800 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना आया, हमने यहां भी यही किया था, 51.2 डिवाइडेड बाय 100 ओरिजिनल कॉस्ट का 100 मल्टीप्लाई बाय 100 तो 51.2। तो जब कभी भी एस्टेट में कोई कैसी वैल्यू दे दे जिसको कुछ भी समझ ना आ रही हो तो हमेशा 100 एज्यूम करके चलना, ठीक है। हमने 51.2% लगा दिया। अल्लाह आपका हामी नासिर हो, अल्लाह हाफिज़।